एटॉमिक हैबिट्स, अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक का नाम जेम्स क्लियर। परिचय, मेरी कहानी। हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने इसे तेजी से घुमाया और वह हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभलता उससे पहले ही वह मेरी आंखों के बीच बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी कई स्मृतियां नहीं हैं। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरी नाक को खराब करके उसे यूं के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग के कुछ नर्व उत्तर में खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन उभर गई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियाँ टूटी थी और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी और मदद के लिए भाग रहे थे। मैंने नीचे देखा तो कपड़े पर लाल धब्बे थे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकालकर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मेरे अचंभित और दुविधा में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितने गंभीर रूप से जख्मी हूँ। मेरी टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधे के नीचे रखी और पहाड़ी के नीचे नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। उनके हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहाँ गए। किसी ने महसूस नहीं किया कि हर मिनट कितना कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में आए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन से वर्ष चल रहा है? मैंने जवाब दिया 1998, जबकि वह 2002 का वर्ष था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ के नाम क्या है? ओह, मैं अचकचा सा गया था। इसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पीटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं यह देख नहीं सका कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरे शरीर मस्तिष्क की सूजन झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल से स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मुझे निगलने एवं सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टरों ने तेज़ी से मुझे ऑक्सीजन दी। उन लोगों ने यह भी फैसला लिया कि स्थानीय हॉस्पिटल मेरे मामले को देखने के लिए सुयोजित नहीं है और उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सन सिटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्षा के दरवाजे से निकाल कर हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर से धकेला। दो स्ट्रेचर उबड़ खबड़ रास्ते पर हिलता डुलता हुआ चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस का पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास आ गई। मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने भी उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मुझे हेलीकॉप्टर में ले गई। मेरे पापा घर गए और उन्होंने मेरी भाई बहनों को यह जानकारी दी। वे जब मेरी भाई बहनों को बताने लगे तब उन्होंने आंसू निकलने पड़े कि वे उस रात मेरी बहन की कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी वंचित रह जाएगी। मेरे भाई बहन के परिजन और मित्रों के यहाँ छोड़ने के बाद वे सन सिटी से मेरी मम्मी के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड पर आए और मुझे भीतर ले गए। तब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की स्थिति से जकड़ा जाता था। मेरी अस्थाई को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी की स्थिति नहीं थी। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत की चलते चिकित्सक परीक्षण के नाम कोमा में लाते हुए वेंटिलेटर पर रखा दिया गया था। मेरी मम्मी इस अस्पताल में से अपरिचित नहीं थी। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था तब वे इस इमारत के भूतल पर उसे लाए थे। तब मैं 5 वर्ष का ही था। मेरे भाई 6 महीने का ही था। 2.5 वर्ष के केमोथेरेपी के उपचार व मेरुदंड बोना मेरी बायोप्सी के मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते खेलते हुए वहाँ से निकल गई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरी मम्मी पापा उसी जगह अपनी और एक बच्चे को लेकर आ गए हैं। जब मैं कोमा में चला गया तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरी मम्मी की मदद के लिए भेजा। यह वही पादरी था जो 10 वर्ष पूर्व बहन की भर्ती होने से समय आया था। दिन ढलने कर रात हो चुकी थी। मुझे कई मशीनों से जीवित रखा जा रहा था। मेरी मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दे पर कुछ पल के लिए सो जाते थे और थकान के चलते लेट जाते थे, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया यह मेरे जीवन का सबसे खराब रात थी। मेरी सेहत में सुधार होना, मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन मेरी सांसें लौटी और तब डॉक्टरों ने राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाला। अंततः जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं रही थी। तब एक नर्स ने परीक्षण के दौरान मुझे कहा कि सबके रक्स के बॉक्स में जोर से सूंघिए। ऐसे करने से मेरी गंध लेने की शक्ति लौट आई, लेकिन तब तक चकित रह गए कि जैसे ही मैंने सांस लेके खींची तो मेरी आंखें के सॉकेट के फ्रैक्चर में तेज़ी से हवा पहुंचने से मेरी बाई आंख बाहर आ गई।
आंखों की गोल भाग किसी सॉकेट से फूल कर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों पर मेरे मस्तिष्क से जुड़ी ऑप्टिक तंत्र ने पकड़ रखा था। तब नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मेरे धीरे धीरे सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस अपने अवस्था में आ जाएगी, लेकिन यहाँ कहा नहीं जा सकते हैं कि इसमें कितना समय लग जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी शल्यक्रिया होनी थी, जिसमें मुझे ठीक होने में कुछ और समय लग जाता। मैं ऐसा लगा कि मानो बॉक्सिंग के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूँ। हम घर लौट आए और मेरी नाक तब भी टूटी हुई थी, चेहरे पर करीब आधे दर्जन अस्थायी टूटी हुई थी और बाईं आंख फूली हुई थी। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा कि मेरे जीवन में सब कुछ थम गया है। हफ्ते तक मुझे सब कुछ दो दिखाई देते थे। मैं सीधे नहीं देख पाता था। 1 महीने से अधिक समय लगा, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरे देखने की समस्या को ठीक होने में 8 महीने लग गए, तब मैं कार चला सका। शारीरिक उपचार में मुझसे कई बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे सीधी लकीर पर चलना। मैं दृढ़ था कि मेरा चोट पर अवसर में ना भर दे, लेकिन कुछ पल थे जिसमें मैं निराश होता था, जबकि कुछ में मैं उत्साह से भर जाता था। 1 वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो यह जानकर मुझे पीड़ा हुई कि कितनी और मेहनत अभी मुझे करनी पड़ेगी। यह खेल मेरे जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिनल के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना था कि इस पेशेवर तरीके से खेलना था। महीने के पूर्णवश के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीज़न शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था जिस यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टीम से मुझे हटा दिया गया था। मुझे हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष की टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी भेजा गया। मैं 4 वर्ष की उम्र से खेल रहा था और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय प्रयास खेलने में लगाया हो और उसे इस तरह से अलग करना अपमानजनक था। मुझे आज भी वह दिन याद था जब यह हुआ था। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और रेडियो के किसी अच्छे गाने के लिए ट्यून करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। वर्ष भर के आत्मसंदेह के बाद मैं यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल हो सका, लेकिन मैं मैदान में बहुत ही कम जा सका। कुल मिलाकर हाई स्कूल यूनिवर्सिटी बेसबॉल की मैंने 11 पारियां खेली, जो मुश्किल से किसी एक गेम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। हाई स्कूल में मेरे खराब करियर के बाद भी मैं यह विश्वास कर रहा था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि यदि हालत सुधरती है तो इसके लिए मुझे ही कोशिश करनी होगी। चोट लगने के 2 वर्ष बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेंसिन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। यह नया आरंभ था। यह वह स्थान था जहाँ मैंने पहली बार समझा कि छोटी आदतों में कितना विश्वास समर्थ रहता है। आदतों के बारे में मैंने कैसे सीखा। डेनिस यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम फैसला था। मुझे बेसबॉल टीम में स्थान मिला, हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था, तभी मैं रोमांचित था। हाई स्कूल में मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली नहीं थी। मैंने जीवन को व्यवस्थित करने पर अपना ध्यान शुरू कर दिया। मेरे मित्र देर रात तक जागते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। मैंने रात को जल्दी सोने की आदत बना ली। कॉलेज छात्रावस्था के अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे में साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता था। मैं छोटे सुधार करता था, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा। यह बढ़ता आत्मविश्वास मेरी क्लास में भी दिखा। मेरे अध्ययन की आदत सुधर गई और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार A ग्रेड मिली। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से प्रदर्शित होती है। ज़्यादातर मामले में यह स्वतः ही हो जाता है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, वैसे छोटी छोटी आदतें मैं निरंतर जोड़ता गया। ये आदतें अंततः एक परिणाम की ओर ले गई जो उस समय ओलंपिक थे जब मैं शुरुआती की थी। उदाहरण के लिए, जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते कई दफ़ा लाइट वेट लिफ्टिंग करने को अपनी आदत में शामिल कर दिया। बाद में वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मेरी छोटी फीट 4 इंच की काया 170 पाउंड 77 केजी से बढ़कर 200 पाउंड 91 केजी की हो गई। जब द्वितीय वर्ष के सत्र की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका पिंचिंग स्टाफ बेसबॉल में मिल गई। जूनियर रहते हुए भी मैं टीम कैप्टन चुना गया और सीज़न पूरा होने पर ऑल कॉन्फ्रेंस टीम में के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीज़न ख़त्म होने तक मेरे सोने, अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत ने वास्तव में सकारात्मक प्राण देना शुरू कर दिया था। जब मुझे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाया गया था और कोमा में रखा गया था, उस घटना के 6 वर्ष बाद मुझे डेंसिन यूनिवर्सिटी में शीर्ष पुरुष एथलीट चुना गया और मेरे नाम ESN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में था। पूरे देश में यह सम्मान मात्र 33 खिलाड़ियों को दिया गया था। जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक मेरा नाम स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया जा चुका था। इस वर्ष मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान
प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। सुनने में यदि ये आपको डींगे मारने जैसा लगता है तो मुझे उम्मीद है कि यह मुझे माफ़ कर दे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर में ऐसा कुछ उल्लेखनीय या ऐतिहासिक नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मैं खेल नहीं पाया। हालांकि उन वर्षों में जो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ ऐसा अर्जित कर लिया था जो दुर्लभ था। मैंने अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया और मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक में मैं जो विचार और वे क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में आपकी मदद भी कर सकूँगा। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। चोट लगने में पर मेरे जीवन की चुनौतियों में से एक था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे एक अहम पाठ सिखा दिया था। पहले जो बदलाव छोटे और कम महत्व के लगते थे, उन वर्षों तक करते रहने पर वे जो उल्लेखन परिणाम देते थे। हम सभी नुकसान झेलते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों के गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्हीं आदतों से आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेहतर आदतों से कुछ भी संभव है। जो हो सकता है कि कुछ लोग रातों रात आश्चर्यजनक सफलता पा लेते हैं। मैं उनमें से कब किसी को भी नहीं जानता, मैं भी उनमें से नहीं हूँ। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑयल अमेरिकन तक मेरी यात्रा एक ही नहीं, अनेक अहम श्रेण है। विकास बहुत धीरे धीरे होता हुआ छोटी छोटी जीतें और छोटे छोटे महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला चला। मैंने प्रगति का एक मार्ग अपनाया और वह छोटा से शुरू किया। कुछ वर्ष बाद जब मैंने स्वयं को कारोबार शुरू किया, तब वे इसके बाद और इस पुस्तक के लिखने में भी मैंने यह रणनीति अपनाई है। कैसे और क्यों मैंने यह पुस्तक लिखी। मैंने अपने आलोक नवंबर 2012 में jamesclear.com पर लिखना आरंभ किया। कई वर्षों तक मैंने यह व्यक्तिगत प्रयोग में नोट्स बनाकर रखने की आदतें बनाई रखी थी और अब अंततः मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने के तैयार था। हर सोमवार और गुरुवार को मैं यह नया लेख लिखता था। कुछ भी महीने में लिखने की यह आसान आदत मुझे मेरे 1000 ईमेल सब्सक्राइबर दे गई और 2013 में अंततः मैं यह संख्या 30,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। मेरी ईमेल लिस्ट 2014 में 1 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गई थी 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गई थी। इंटरनेट पर यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला न्यूज़लेटर की सूची में शुमार हो गया था। 2 वर्ष पूर्व जब मैंने लिखना शुरू किया तब मुझे पाखंडी और अनुभव हो रहा था, लेकिन जब मैं आदतों में विशेषज्ञ बनना जा रहा था, यह एक नया तमगा था जो मुझे उत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही में मैं असमंजस से अनुभव कर रहा था। मैंने कभी खुद को इस विषय को महारथी नहीं माना, बल्कि ऐसा व्यक्ति माना जो अपने पाठकों के साथ साथ ही प्रयोग कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर जब 2015 में 2 लाख तक पहुंच गए तो मैंने पेंगुइन रेडमैन हाउस से उस पुस्तक को लिखने का करार किया जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही मेरे पाठक पढ़े गए, वैसे ही मेरे कारोबार के अवसर बढ़ते गए। मुझे शीर्षक कंपनियों में आदत बनाने के विज्ञान, व्यवहार में बदलाव और स्तर सुधार के बारे में बोलने के लिए खूब बुलाया जाने लगा। अमेरिका और यूरोप में मेरे कई सम्मेलन में मैंने मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण भी दिए। 2016 में मेरे अलग बड़े प्रकाश जैसे टाइम एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में नियमित रूप से आने लगे। आश्चर्यजनक रूप से उस वर्ष मेरे 80 लाख लोगों ने पढ़े। मेरे कार्यों के बारे में NFL, NBA और MLB की टीमों की कोच पढ़ने लगे और अपनी अपनी टीमों के साथ इसे बांटने लगे। 2017 के प्रारंभ में मैंने हैबिट्स एकेडमी को शुरू किया। यह उन संगठनों और लोगों को के लिए प्रशिक्षित का प्रमुख मंच बन गई जो बेहतर आदतों को में रुचि में रखते थे। फॉर्च्यून 500 कंपनियों और तेज़ी से बढ़ते रहे और स्टार्टअप्स ने अपने अधिकारियों और स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजना शुरू कर दिया। कुल 10,000 लीडर, मैनेजर, कोचों और शिक्षकों ने हैबिट्स एकेडमी का ग्रेजुएशन किया। उनके साथ मेरे कार्य अनुभव ने भी मुझे अविश्वसनीय रूप से यह सिखा दिया कि वास्तविक दुनिया में आदतें कम करे इसके लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है। जब यह पुस्तक 2018 में ख़त्म होने को आ गई तो jamesclear.com पर हर माह लाखों की तादाद में विजिटर आ रहे थे और लगभग 500,000 मेरे सप्ताह ईमेल न्यूज़लेटर का सब्सक्राइबर कर चुके थे। यह संख्या मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। जब मैंने यह शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा संभव हो सकता है। यह पुस्तक आपको कैसे फ़ायदे देगी। उद्यमी और निवेशक नवल रिवन ने कहा है, कोई महान पुस्तक लिखने से पहले आपको खुद पुस्तक बनना पड़ता है। मैंने उन विचारों को जाना जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। चोट से बाहर निकलने के लिए मुझे छोटी आदतों पर असरिम होना पड़ा ताकि जिम में मजबूत हो सकूं, मैं मैदान में अच्छे स्तर का प्रदर्शन कर सकूं, लेखन कार्य कर सकूं, एक सफल कारोबार चलाऊं और सहजत से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सकूं। छोटी आदतों ने मेरी क्षमताओं को उकेरा और चूंकि अपने यह पुस्तक हाथ में ली है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप भी यह भीतर नियम क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहेंगे। बाद में
पेजों में मैं यहाँ हर पायदान पर आपको बेहतर बाध्यता बनाने की योजना बताऊंगा। कुछ दिन या हफ्ते के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए। विज्ञान उद्यमी उन सब बातों को सही मानता है जो मैंने लिखी है, लेकिन फिर भी यह मात्र अकादमिक शोध पत्र नहीं है, यह काम में लागू होने वाला उपकरण लेखक है। आदतों को कैसे बनाना और कैसे बदलना उसके बारे में आपको व्यवहारिक सलाह दी गई है। मैंने इसके पीछे का विज्ञान भी इस तरीके से समझाया है जिसे समझाना और अपनाना आसान है। मैंने जिस क्षेत्र का वर्णन किया है वह बायोलॉजी, न्यूरो साइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और कई अन्य हैं। ये क्षेत्र कई वर्षों से अहम करीब से जुड़े हैं। मैंने आपको उन लोगों के विचार का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे हैं, साथ ही विज्ञान द्वारा हाल ही की गई नई खोजों को भी बताया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी योगदान ऐसे विचार को पता लगाना है जो सबसे ज़्यादा महत्व के है और उनसे इस तरीक़ों से जुड़ा हो जा सके जो अत्यंत ही सरल हो। इन पन्नों में आपको जो भी अच्छा लगे तो उसका श्रेय आपको इस विशेषज्ञ दे सकते हैं जिन्होंने मुझे पहला काम किया है। इस कोई मूर्खतापूर्ण बात लगे तो या मेरी ओर से की गई गलती मानिए। इस पुस्तक की रीढ़ 4 कदमों की आदतें हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। वही व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियम भी है जो इन 4 कदमों से निकले हैं। साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले पाठक इन शब्दावलियों के ऑपरेटर कंडीशनिंग सीखने की प्रक्रिया से जाने जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले 1930 के दशक में BFF स्निकर के उद्दीपन प्रतिसाद और पुरस्कार के तौर पर प्रतिदिन किया था। संकेत, रूटीन और पुरस्कार के रूप में या चार्ल्स डुगिन की हाल में लिखा पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट से चर्चित हुए। व्यवहार के मनोविज्ञान को स्किनर जैसे विज्ञानों ने समझ लिया था कि यदि या इस तरह से पुरस्कार और दंड देते हैं तो आप लोगों को उससे किसी खास शैली में से काम करा सकते हैं। लेकिन स्किनर के मॉडल ने यह बेहतर तरह से समझाया कि बाहरी अवकाश किस तरह से आदतें प्रभावित करते हैं। हालांकि इसमें यह अच्छा विवरण नहीं था कि किस तरह से हमारे विचार, आभासन और मान्यता हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भीतर की अवस्थाएं जैसे हमारा मूड और भावना अहम है। हाल के दशक में वैज्ञानिक ने हमारा विचार, आभार और व्यवहार बंद संबंध को तय करने का आरंभ किया है। यह शोध भी इन पेजों में शामिल कर लिए जाए हैं। मैं जो ढांचा कुल मिलाकर पेश कर रहा हूँ वह संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी मनोविज्ञान का एकीकृत मॉडल है। मैं मानता हूँ कि यह मानवीय व्यवहार के पहले मॉडल में से एक है जो सटीक तरीके से बाहरी उत्कर्षों और आंतरिक भावनाओं की हमारी आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है। जहाँ कुछ भाषा आप समझते होंगे, वही मुझे विश्वास है कि आपके व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का वर्णन और उनके अनुप्रयोगों से आदतों के बारे में सोचने का नया मार्ग मिलेगा। मानवीय व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, हर परिस्थिति में, हर पल में, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो बदलती नहीं है। यह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों के बारे में है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर आप वर्षों चल सकते हैं। इन विचारों में आप कारोबार, परिवार और जीवन खड़ा कर सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन यह पुस्तक आपको यह सर्वश्रेष्ठ बता रही है जो मैं जानता हूँ, एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रहेगा, जिससे यह फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से शुरू करेंगे या आप क्या बदलना चाहते हैं। मैंने जो तरीके अपनाए हैं वे सभी के लिए प्रासंगिक हैं जो हर पायदार पर सुधारे जाते हैं, फिर भले ही उनके लक्ष्य सेहत, पैसा, उत्पादन, संबंधों या इन सभी पर केंद्रित हो। जब तक मानव व्यवहार का प्रश्न है तब तक यह पुस्तक आपको मार्गदर्शन करेगी। मूल सिद्धांत: क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। 1. छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग की संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल में ही नया प्रोमोशनल डायरेक्टर डेव ब्रसलर को रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्ष से साधारण दर्ज में झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिंग का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप की शीर्ष साइकिलिंग निर्माताओं से एक न तो टीम की साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर का प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबंध होने पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीतियों को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह करते थे। यह दर्शन इस बात का आधारित है कि आप कुछ भी कर रहे उसे हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते हैं। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे, पूरी सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल
चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है वह उसे टुकड़े में बांटकर आप देखेंगे और फिर उसमें 1% सुधार भी करेंगे तो आप जब समग्र रूप से इसमें अमल भी लाए तो ज़्यादातर बदलाव कर सक चुके होंगे। ब्रेलफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव में शुरुआत की जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जा सकती है। उन्होंने साइकिल की सीटें को फिर से डिज़ाइन कराया ताकि यह अधिक सार्वजनिक हो सके एवं टायरों पर अलोक रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालक से इलेक्ट्रिकली हीटिंग पेंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों की तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल, एक विशेष सुरंग जिससे लगातार हवा चलती है, ऐसी कई वाहनों का भी परीक्षण होते हैं। मैं विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया जो हल्के और ज़्यादा आरामदायक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनएक्सप्रेशन क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सी तेज़ी से मसलन से ठीक करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंडी की चपेट में आने से बच जाए। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने से पहले किसी तरह की तकिया और गद्दे लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफ़ेद रंग का पेंट करा लिया ताकि धूल के मामूली कणों में को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए जो परिणाम इतना तेज़ी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेसफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 में बेजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उनसे सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड्स किए। उसी वर्ष ब्रैडिल विंगम पहले ब्रिटिश साइकिलिंग बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम्स ने यह रेस जीती और 2015, 16 और 17 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटिश ने साइकिलिंग 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच में 178 वर्ष चैंपियन और 66 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता था। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसी मामूली बदलाव से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है जो पहली बार देखने पर इतनी मामूली लगते हैं कि उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर लगता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकमात्र होकर इनके उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से एक यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्यों छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव कर सकती है। दैनिक जीवन में किसी निर्णय सेन के महत्व का आकलन बढ़ चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों में को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यह मानते हैं कि बड़ी सफलता से ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह छोटा घटना मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियन जीतना हो या किसी मसलन को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतनी दबाव डालते हैं ताकि किस तरह से छोटे कुछ ऐसे बदलाव हो सके कि कोई इस बार बता करे। इन सबके बीच ही 1% सुधार विशेष रूप से मायने नहीं रखा है। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण को हो जाता है। छोटे सुधार लंबे समय के असाधारण अंतर दिखा सकते हैं। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% से पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं तो आप शून्य के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, या एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार और चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज से कई गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार से आपकी आदतें का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ जाता है। भले ही वे इस दिनों मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो, लेकिन वह महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव ज़बरदस्त हो जाता है। जब आप 2, 5 और या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों का मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। छोटी आदतों का प्रभाव लंबे समय में दिखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 वर्ष बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकेंगे। जीवन के प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है।
हम अक्सर छोटे बदलाव के लिए इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते हैं। यदि आप आज थोड़ा सा पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो आप बेडोल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटे में मेडिटेशन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेज़ी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढांचे में ही लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति में भी हमें बुरी आदतें की ओर प्रवृत्त करते हैं। यदि आज अपने सेहत को लाभ ना पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं तो और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन आपका प्रोजेक्ट टालते हैं तो उससे पूरा करने के लिए बाद में 1 दिन अधिक काल लगेगा। एक फैसले के आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसले से 1% गलत हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं और साथ ही छोटी छोटी बहानों से सही ठहराते हैं तो हमारा यह चयन अंततः में बढ़कर खराब नतीजे दे सकता है। यह कई गलतियों का संचयन होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट एलेक्स लॉस एंजलिस का अंतर्राष्ट्रीय विमान में चालक हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं तो न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इसमें मामूली बदलाव की और शायद ध्यान ना जाता होता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इस प्रकार से दैनिक जीवन में की आदतें में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी दिशा में ले जाते हैं। 1% बेहतर या 1% बेहतर हो, उस पल भले ही उल्लेखन ना लगे, लेकिन कलांकन में यह भारी बदलाव दिखा सकता है। आप क्या है और आप क्या हो सकते हैं। सफलता प्रतिदिन का आदतें हैं, उत्पाद हैं, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल है या असफल है, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें असफलता के मार्ग पर डाल रहे हैं या नहीं। आपकी आदतें सफलता के मार्ग पर डाल रहे हैं या नहीं। आपकी अपने वर्तमान नतीजे के बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति और आप हर महीने जो काम कर रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आप खर्च करने की आदतें बदलना चाहते हैं तो अंततः अच्छी है। इससे विपरीत आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहे हैं और तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वयं होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहा हो। आपके परिणाम आपकी आदतों से के ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतों का ही जीवन आपके वजन का निर्धारित करती है। आपके सीखने की आदत का परिणाम आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतें का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे तो आपको छोटी फ़ायदे और छोटे नुकसान दोनों को एक वक्त में बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप आपके दैनिक जीवन में पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई में से कुछ खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते में जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह छोटे छोटे संघर्ष आपके भविष्य अपने आप बता देगी। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन में जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर आपके सामने आएगा। अच्छी आदतें समय के आपको अच्छे दोस्त बना देगी, खराब आदतें समय कुछ शत्रु बना देगी। आदतें दुधारी तलवार है। बुरी आदतें आसानी से आपको ख़त्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती है। इसलिए इसे समान बहुत महत्व देना चाहिए। आपको जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें आपको काम करती है और अब पसंद के अनुसार कैसे बनाया जाए ताकि आप इसे दोधारी तलवार की एक धार से बच सके। प्रगति वास्तव में होती कैसे है। सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ़ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप आपकी सांस को देख सकते हैं। यहाँ तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ़ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री। बर्फ़ पिघलने लगती है। इससे पहले 1 डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इस 1 डिग्री से इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। सफलता का पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम होता है।
जो बड़े बदलाव के लिए संभव तैयारी करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैसे अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताते हैं, लेकिन फिर कुछ ही में शरीर को ख़त्म कर देते हैं। बसों पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखता था, क्योंकि वह ज़मीन के भीतर जड़े हुए जमता रहता था और फिर अगले 6 हफ्ते के 90 फीट में तक बढ़ जाता था। इस प्रकार से आदतों भी तब तक कोई फ़र्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा के पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य के में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक बदलाव प्रभावित दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी भी संयोग प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होते हैं। यह मूल कारणों में से एक यह है, स्थायी आदतों बनाना इतना मुश्किल होता है। कुछ छोटे बदलाव करते और उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिलते हैं तो वे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़े तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनारे करके का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस पठार के पार कर सके। इसे मैं अंतरिंतरण संभावना को पठार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों के बनाने में और बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप यह तक अंतरिंतरण संभावना का पठार पार नहीं कर पा रहे हैं। कड़ी परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल करने की शिकायत करने, कमरे को 25 की इसकी डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ़ का क्यूब नहीं पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि वह जमा होता जा रहा है। जब भी घटना वह 32 डिग्री पर होता है, जब आप अंततः अंतर्निहित संभावना के पठार के पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दी हुई दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जो सफलता प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रिया नहीं देखती जिसने आप निकाले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके कारण आज आप उछाल ले सके, जबकि कभी ऐसा लगता था कि किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूगर्भ दबाव के सामने ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है जैसे वर्षों से चला रहा था, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप आ जाता है, एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबी के इतिहास में सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जेकब रीज का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो मैं पत्थर तोड़ने वाले की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़े चलाता है। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उससे दरार नहीं आती। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में या तो 2 टुकड़े में बट जाती है, या मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता जिसे इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए कामों का वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। या निराशा की घटना बना देते हैं, जहां लोग हफ्ते और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता है, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयासों का पूर्ण मूल्य काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है। सभी बड़ी चीज़ों छोटी शुरुआत से प्राप्त होती है। हर आदतों का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकालने लगते हैं। बुरी आदतों को ख़त्म करना ठीक अपने भीतर भूलूत में का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है, लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या उस आदत के प्रति इतना निष्ठा रखते हैं कि यह अंतम विवरण संभावना के पठार पर आकार सफलता हासिल कर सके। ऐसा कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के संभाव प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसा अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं अपनी आदतों
को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिसमें जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजे का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना है। लगभग हर चीज़ का लेन देन का उन व्यवस्थाओं से था जिन्हें मैंने पालन किया था। व्यवस्था और लक्ष्यों के बीच का क्या फ़र्क है? यह एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिट और कॉर्नेटिव स्टॉक एड से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्था की प्रक्रिया है जो आपको नतीजे की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिस तरह खिलाड़ियों को चयन होता है, अपने सहकारी कोचों का तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर या कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलानी होगी। यदि आप संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना और तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि, आप पर क्या व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच है और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान दें कि टीम पर हर दिन किस तरह से अभ्यास करा रहे हैं, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेगा। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होने ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार में सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्फ के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्से में भी लागू होता है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाए, व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार का चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करता है, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए उस सबसे उपयुक्त रहती है। समस्या तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अब अपनी व्यवस्था तो सुधारने का प्रयास नहीं कर देते हैं। समस्या 1, जीतने और हारने वाले के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होते हैं। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत की ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। हर सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं, तो फिर लक्ष्य विजेताओं के हारने वाले से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस के जीतने के लक्ष्य के ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतने चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती थी। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तब आया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधार की व्यवस्था लागू की। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करने का श्रेणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, अपना कमरा अस्त व्यस्त है और आप उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वाह करेंगे तो अभी भी वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिन्हें वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी परम जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद नहीं करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेगा क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। अपने किसी लक्ष्य का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए भी बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान ही विपरीत है। हम सोचते हैं कि हम नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में यह वह समस्या या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपका व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स है उन्हें सुधार कर ले, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशियाँ क्यों सीमित करती है? किसी लक्ष्य के बारे में अंतिम अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी हो कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशी नहीं मनाएंगे। मैं इन झंझट में इतनी बार उलझ चुका हूँ कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियों मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियों और बना लूँ, और या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा।
यही नहीं लक्ष्य या हवा का टकराव पैदा करता है, या तो आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त में बनाया हो। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि की सीमित रखना कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग है। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिक तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। जब आप उत्पाद से ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति देने नहीं होती। अब आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा है वह उसी से में सफलता मिले। समस्या 4, लक्ष्यों का दीर्घकालीन प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई धावक महीने तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रेरिक्शन रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य के हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्त के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाना का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्यवानी सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने का मात्र तक सीमित नहीं होती है। यह स्तर सुधार या परिशोधन या अंतःस्थित चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिमुद्दा है जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती है, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों को स्तर तक ऊंचे नहीं उठाते हैं, आप अपनी प्रणाली के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की वजह पूरी प्रणाली का या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषय में से एक है। एटॉमिक छोटी छोटी शब्दों के पीछे ही गहरे अर्थ निहित है, लेकिन आप यह समझ गए होंगे कि छोटी छोटी आदतें के मायने मामूली बदलाव, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटी सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होता है। जैसे छोटे छोटे अनुगुण से के कण बनते हैं, वैसे ही छोटी आदतों के उल्लेखन से नतीजा निर्माण होता है। आदत हमारे जीवन में अणु जैसी होती है, हर एक मूल इकाई के रूप में होते हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही एक बढ़ जाती है तो यह बड़ी जीत की ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रलम्ब होती है। या एटॉमिक हैबिट छोटी आदतें के मुहावरे का अर्थ है नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसे न केवल छोटा और करने से आसान होता है, बल्कि अतुल शक्ति को सनंत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। अध्याय का सार। आदतें आत्मा सुधार के चक्रवृद्धि ब्याज होती है। प्रतिदिन 1% बेहतर होने लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार होती है। वे आपके लिए भी काम कर सकती है और आपके विरोध में भी काम कर सकती है। इसके लिए इसे विस्तार में समझ लेना जरूरी होता है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतन नहीं बताते हैं जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है। इसके लिए आपको धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली या प्रकृति का हिस्सा होती है। जिस प्रकार अणुओं के कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। इसकी वजह आप प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप अपने प्रणाली के स्तर तक नीचे जाते हैं। अध्याय 2। आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती है और इसके विपरीत। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीज़ आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है। इसलिए संभव है कि अलग वर्षों इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की वजह वह कर रहे होंगे जो आप अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यथायथ प्रेरणा का अचानक फूट पड़ने में के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान लगाना या खाना बनाना जैसी आदतों या 1 या 2 दिनों के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन बाद में यह तकलीफदायक लगने लगती है। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाए तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती है। खासतौर पर अवांछित आदतें
भले ही आपकी मनसा इच्छा अच्छी हो, लेकिन अस्वस्थ आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलने का दो कारण से चुनौती भरा होता है। हम गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं और हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूँगा। बात के अध्याय में मैं दूसरे बिंदु का उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज़ों को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होते हैं। आप इस कल्पना प्याज की परत के रूप में कर सकते हैं। बदलाव के 3 परत होते हैं। पहला, नतीजा, प्रक्रिया, पहचान। पहली परत, आपके परिणाम में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणाम को बदलना हो सकता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना। आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर पर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध आप अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से जुड़ी होती है। तीसरा और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने में संबंधित होते हैं। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद की और दूसरे को देखने का तरीका। अधिकांश धारणाएं, अनुमान और प्रवचन इसी तरह से संबंधित होते हैं। आपका जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं। प्रक्रिया वे हैं जो आप करते हैं। पहचान आपका विश्वास से जुड़ी होती है। जब स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब एक फसीदी सुधार की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होती है। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्होंने पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी यह मानता है कि सिगरेट पीने वाले लोग में से है और कुछ अन्य कारणों के करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहा है कि उनकी आदतें इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहने में सिगरेट नहीं पीता या व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसके पिछली ज़िंदगी का हिस्सा था, वह नहीं पीता, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती है। ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचने ही भी नहीं है। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं स्क्रीनी परिणाम होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता हूँ तो मैं स्क्रीनी प्रक्रिया हो सकूँगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सके। इसमें वे धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया चल रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं और उस निर्णय को वे नहीं बदलते और वे ना ही इस बात से मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित करती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र हो रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत और शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक ही व्यक्ति में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके से सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना एक ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इससे निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रकृति होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने में अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छे सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों के बदलाव बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या है आपने उसे नहीं बदला है। बोल्डर कोलोरा ने उद्यमी बताया, क्लार्क को कहानी इसका उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। ब्रायन ने मुझे बताया है कि जब तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि एक नाखून तब तक नाखून नहीं चबाऊंगा जब तक वे बढ़ ना जाए।
अपनी इच्छा शक्ति में मैंने वह कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी और पत्नी से कहा, पहली बार मैंने मैनिक्योर करा दे मेरा मैनिक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखून के लिए पैसा देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं, और इसने काम कर दिखाया। लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए। यह पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि यह नाखून यदि चबाए ना जाए तो यह वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक है। अचानक मुझे मेरे नाखून पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तय नहीं की थी, इससे मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण से मैं अब गर्व से इतनी कद्र कर आता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी तो वह प्रेरणा की भीतरी स्वरूप होती है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात होती है कि मैं किसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता है। उसके बाद बहुत अलग मैं किसी व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उसे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों को लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतों को इसकी देखरेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व होंगे तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से के वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व होगा तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बनाने में लगाएंगे। एक बार आपके गर्भभूति प्रदर्शन में शामिल हो गई तो आप कैसे भी करके उस आदतों को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार को बदलना ही पहचान बदलना है। आप किस प्रेरणा से आदत शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत को बनाए रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने, नए या 2 बार सेहतमंद खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलेंगे तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन रहेगा। सुधार तब तक अस्थायी रहेंगे जब तक कि उसका हिस्सा नहीं बदल जाएगा जो आप है। लक्ष्य पुस्तक पढ़ना का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान की प्रतिबिंब है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ कैसे करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान का एक पहलू पर धारण बना लेता है तो उस धारण को साथ जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदान के रूप में पहचाना जाता है वे उन लोगों को तुलना में वोट देने में अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान से एक्सरसाइज को शामिल कर चुका है उसे कभी भी प्रशिक्षण लेने के लिए समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आप व्यवहार और आपकी पहचान दोनों को एक हो जाते हैं तो आपके व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप है। आदतें बनाने के सभी पहलुओं की तरह आप ही दुधारी तलवार है। जब आप आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्मा सुधर का शक्तिशाली बना सकती है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को भीतर बैठा लिया तो आपने निष्ठा उसे प्रेरित समन करना आसान हो जाता है ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संख्या पर नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान में से जुड़े मकानों को आंख बंद कर पालन करते रहते हैं। मुझे दिशा याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। हमेशा मैं देर से पहुंचता हूं। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूं। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है, और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सोच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं यह कर नहीं सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतर दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करने आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरनिकार करने के तरीके ढूंढने लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होती है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति ही मान्यता क्या है, अथवा आप वे करते हैं जिसकी आपकी छवि बनी रहे।
किसी भी स्तर पर, भले ही वे निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन यदि वे आपकी पहचान के समस्याजनक नहीं रखती है तो आप उन्हें आचरण में ना लेने में विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त है, या थके हुए हैं, या फिर अभिनुत हैं, या सैकड़ों और अन्य कारण हो सकते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसे अवरोध बन जाती है। इसी कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़े नहीं पाते हैं। प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं को श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं को संपादन करें और अपनी अच्छी पहचान का उन्नत और विस्तार करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रेरित आपका नज़रिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आखिर वे वास्तविक में कैसे होता है? आपकी पहचान किस तरह से है? और आप आपकी पहचान के लिए नए पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं जो आपका सहायक होते हैं, और धीरे धीरे उन चीज़ों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपको में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। आप पहले से ही धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है वह हालत और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहे तो आप किसी तरह से अपनी पहचान का मूर्त रूप देना चाहते हैं, वह आपकी आदतें हैं। आप जब अपने बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आपकी व्यवस्थित रूप से पहचान प्रदर्शित होती है। जब आप हर दिन लिखते हैं और हर दसमन व्यक्ति के रूप में पहचानें प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं और तो आप खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित उसकी पहचान सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी पहचान शब्द का उत्पादन लैटिन शब्द एसोसिएशन से हुआ है, जिसका अर्थ है, दूसरे शब्दों में, आइडेंटिटी, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी पहचान मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आपने उसे ही मानते हैं, क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य है। यदि आप 20 वर्ष से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने का अलग साक्ष्य है। यदि आप हर रात 1 घंटे जीवन ज्ञापन पढ़ते हैं तो आपके पास लक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ़ गिरने पर भी जिम जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध है। जितने अधिक आप साक्ष्य आपके पास आपके धारणाएं होंगे, उतने मजबूती से आपका विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रेरक दौरों में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखक का करियर शुरू किया तो पहले मैं कुछ वर्षों तक हर सोमवार और गुरुवार को अलौकिक प्रशिक्षित आदतें किस तरह करता था प्रशिक्षित करता था। जैसे जैसे इसके लक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में मैंने बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी भी शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसके संदेश नहीं है कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान का प्रभावित करती है, बल्कि उनकी आवृत्ति से भी कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि का संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर बार फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगेंगे। अपना चित्र बनाना है तो आपको स्वयं को कलाकार समझने लेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्र हो जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि पहचान बनाने में आपकी आदतें सार्वजनिक साक्ष्य जुटाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि आप आपके खुद के निर्णय की प्रसिद्ध आदत के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है, या एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल कर नए हो जाए। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर स्थिर रूप से कृत्रिम विकास होते रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे शायद यह वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाना का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसा व्यक्ति है जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए वोट की तरह होता है जो आपकी किसी तरह का व्यक्ति बनाने के लिए चाहता है। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदलना नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य बढ़ते हैं। यह कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए ही एक क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती है, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वायु में बड़ा होता है।
या छोटे छोटे सुधार का विचारधारा है। इन शब्दों को एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतों की पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन है, इससे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यह है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप एक लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तब आप एक संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब आप एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने देते हैं तो आप एक लीडर होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीज़ों में अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। जब आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगती है। यह सही है कि बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदतें को चुनते हैं तो आपकी हर पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने के लिए ज़रूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट का नहीं बल्कि बहुमत की ज़रूरत होती है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किस खराब व्यवहार या फर्क आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय में बहुमत हासिल करना है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहें जैसे पहले से करते रहें तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलाव नहीं हो तो कुछ बदलाव नहीं बदलेगा नहीं। यह एकदम सरल 2 चरणों का प्रक्रिया है। नंबर 1, यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। नंबर 2, छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे आप व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे। आपके सिद्धांत और मूल्य क्या है। आप किससे जैसा बनना चाहते हैं। यह बड़ा सवाल है और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एप्स चाहते हैं, कैसे बेचैन होना चाहते हैं, या फिर आपको वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसमें परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरी तरीके समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषाएं सीख सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप चला लेते हैं। उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है। संभव कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने और परिणाम आधारित की बजाय एक ऐसे व्यक्ति की ओर चलना जानना है जो नियमित और भरोसेमंद पहचान आधारित हो। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यता को बढ़ाने देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थी के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो हर रोगी की ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों को वकील प्रबंध में आगे करता है। एक बार आप आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान दृढ़ हो सके। मेरे एक दोस्त है जिसका 100 पाउंड तक वजन कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है। पूरे दिन वह इसी सवाल से को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगा। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चल कर जाएगा। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा। उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है तो कुछ समय बाद वह भी उसी तरह बन जाएगा। वह सही था। पहचान आधारित आदतों के अवसरण इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषयों फेसबुक लूप्स में हमारा पहला पहचान करती है। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपका पहचान आपकी आदतों को आकार देता है। यह 2 तरफा मार्ग है। सभी आदतों को बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम की बजाय आपका मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप में संचालित करे। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनाने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। पहचान में बदलाव, आदतों में बदलाव और नॉर्थ स्टार सबसे चमकदार पक्ष होता है। इस पुस्तक में श्रेष्ठ भाग में आपको अपने भीतर अपने परिवर्तन, अपने टीम, अपने कंपनी और जहां आप चाहते हैं वहां बेहतर आदतों में डालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल यह है कि आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसा बनना चाहते हैं। पहला कदम क्या है, कैसे नहीं कि वरन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपका खोज बिना पता उनकी नौका के समान होगा और इसलिए या इसे शुरू करना रहे हैं।
आपके पास खुद के बारे में जो मान्यता है उन्हें बदलने की समर्थ होती है। आपकी पहचान कोई जड़ और पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिस पर आप अपनाना चाहते हैं, या इस पुस्तक को गहरा उद्देश्य और आदतों को मान्यता रखते हैं उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन इसमें खुद को झोंका दिया जाए, या हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना, हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणाम को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसा कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपके यहाँ सब उपलब्ध करा देगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों के तत्पर कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। उनका तात्पर्य कुछ बनना है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती है क्योंकि वे आपको ऐसे व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसे मार्ग होती है जिसमें माध्यम से आप अपने अपने बारे में सबसे गहरी मान्यता के विकसित करते हैं। अक्सर आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती है। अध्याय का सार। 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया से बदलाव और पहचान से बदलाव। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतें से ही आपकी पहचान बनती है। हर गतिविधियाँ एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसे बनने के लिए एक वोट के समान होता है जैसे बनने की आपकी इच्छा होती है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ संस्करण का बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संसाधन करना होगा और अपनी पहचान का उन्नतन विस्तृत करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतों को इसलिए मायने नहीं रखती है क्योंकि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती है, बल्कि इसलिए मायने रखती है क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती है। अध्याय 3: 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थार्नबी नाम के एक मनोविज्ञान ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसमें आदतें बनाने का प्रक्रिया और हमारे व्यवहार का निर्धारित करने वाला नियमों के बारे में हमारी समझ का आधारशिला रखी है। एडवर्ड्स ने रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उदाहरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया जाता था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर वह बॉक्स के द्वारा खोल देता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकल कर खाने के बर्तन तक और भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियाँ बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपने नाक डालती, पंजे से खुचरती या नोकसने खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियाँ उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाज़ा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड में कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निर्देश घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाज़ा खुला वैसे ही सीखने का प्रक्रिया शुरू हो गया। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने का एक्शन से जुड़ती चली गई क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने का और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदतों में यह गया कि वह कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, 12वीं बिल्ली ने इस करने के लिए इस तरह का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 7। पहले 3 ट्रायल में बिल्ली औसत 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली में कुछ गलतियां की और उन गतिविधियों तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों के दोहराने की बजाय बिल्लियां सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्याय में एडवर्ड्स ने सीखा कि प्रक्रिया को इस तरह समझाया: जिन व्यवहारों के संतोष परिणाम होते हैं वे दोहराए के और प्रभावित होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराना होने का संभावना कम होते हैं। उनको यह कार्य इस बात की चर्चा करने का शुरुआत बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती है। आदतें क्या है? क्या दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है? एडवर्ड का प्रयोग इन बुद्धि यानी सवालों का जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसकी इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदतें बनाने की प्रक्रिया प्रयोग और दृष्टि से शुरू होती है।
जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग का एक फैसला नहीं लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड का बिल्ली की तरह आप वह सब कर देखते हैं जो उसे किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्र गतिविधियाँ बहुत ही उच्च रहती है। आप बहुत सी सावधानी से स्थित और विश्लेषण कर रहे होते हैं और किसी तरह से काम करना है, सजग होकर निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह एनर्जी जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सबका कोई और निकलने की कोशिश लगे रहते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीखना रहता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने में शक्ति मिल सकती है। दिन भर का काम करने आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अत्यधिक प्रसिद्ध पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं को सूची बना लेता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यह अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उसके पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहार के पीछे यह फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना, अभ्यास से वह की गतिविधियाँ निकल जाती है और स्थिर प्रयाग जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदतें बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या के बारे में 2-4 बार होते समस्या में बार 2-4 होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया में स्वयं करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों को वैकल्पिक हल की एक श्रृंगाल होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेल लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं का विश्लेषण ही आदत है। जैसे ही आदतें बन जाती है मस्तिष्क की गतिविधियाँ घट जाती है। आप उन संकेतों को आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों को अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपको सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किस स्थिति के हर पक्ष के विश्लेषण करने से आवश्यक नहीं रह जाती। आपके मस्तिष्क और थ्रिड की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम का रचता है। यदि यह है तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तो इस संज्ञानात्मक कथन का पालन स्वैच्छिक रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही जैसे मैं दौड़ने की इच्छा होगी, जैसे ही आप काम से लौटेंगे आपको हाथ में वीडियो गेम का कंट्रोल उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी वह ऑप्शन हो गया है। आदत ढल चुकी है। आदत मानसिक शॉर्टकट होती है जो अनुभव से खींची जा सकती है। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति होती है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियाँ सही रहती है तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्याओं पर लागू करने और उसे हल करने में लेते हैं। मानसिक भूतकाल को इसी आदत का याद कर लेते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में काम आएगा। इस प्रक्रिया का प्रतिक्रमक कारण है। आदतों का बनाना आश्चर्य रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजन ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे ज़रूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन से कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वह इस स्वचालित रूप से कर सके। आदतें बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतें के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अशरत करते हैं। तर्क यह होता है कि आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देगी। मैं अपने आप को ऐसी जीवनशैली में डाल सकता हूँ जिसमें मैं रस ना ले सकूँ। क्या इस तरह का रूटीन जीवन के जीवन तो या संजान ख़त्म नहीं कर देती? मुश्किल से ऐसा होता हो। इस तरह के सवाल एकजुट विवन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाना और स्वतंत्र रहने में किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों को एक दूसरे की सहयोगी की पूरा ज़रूरत होती है। आदतें कभी स्वतंत्रता से रुकावट नहीं डालती है, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती है। वास्तव में जिन लोगों को किसी तरह की आदतें नहीं होती उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी स्वायत्त आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतों ना होना पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मालूम कामों जैसे
मैं एक्सरसाइज कब करूँगा, मैं लिखने कहाँ जाऊँ, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूँगा आदि के लिए भी फैसला लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्रता रहने का समय नहीं मिल रहा सकेगा। जीवन में मूल तत्व की अपेक्षा करना आसान बना कर ही आप दिमाग में वजह जगह पैदा कर सकते हैं जहां आप मुक्त होकर सोचकर रोमांचित कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती है और जीवन का मूल तत्व संभलता और संबंधित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौती और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता था। वर्तमान में आदतों को बना लेने में से भविष्य में आपको अधिक से अधिक समय मिलता है, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। 4 सरल तरीके से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। आदतें कैसे काम करती है उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आप अपने आदत बनाने की प्रक्रिया में बांट सकते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। इन सभी बुनियादी भागों में बांट देने से में समझ में आता है कि आदत क्या है, कैसे वह काम करती है और उसे कैसे सुधार कर सकते हैं। ये 4 चरण ही हर आदतों के मूलदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसके क्रम में हर समय काम करता है। पहला संकेत होता है या आपके मस्तिष्क में चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल के अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रोत्साहित अवधि में संकेत पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने पीने और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं। दूसरे स्तर के पुरस्कार जैसे धन और परिसाद, शक्ति है और हैसियत, प्रसन्न और स्वीकृत, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। आपका दिमाग स्थिर रूप से आपके भीतर और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक है, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और यह हर आदतों के पीछे की एक प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत है, बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इस फल स्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने से के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते, बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलाव चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा का तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनि मात्र पीछे से होने वाली शोर रहती है। जब तक व्याख्यान ना हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचार, एहसासों और भावना से ही कोई संकेत ललक में बदल जाती है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविकता आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं, इस बात का पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितने अवरोध जुड़े हैं। यदि किसी खास काम से आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर ही आपके प्रतिसाद तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदतें तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचे कूद नहीं सकते तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदतें का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार ही देखता है। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा का व्यक्त करता है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। इस पुरस्कार का पीछा इसलिए करता है क्योंकि इसका कोई दो बात होती है। वे हमें संतुष्ट करती है, दूसरी वे हमें शिक्षित करती है। पुरस्कार का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कार को स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देती हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। पदोन्नत होने से ज़्यादा ध्यान और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेंटिंग की आपकी संभावना बढ़ जाती है। सबके तत्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपके ललक से तृष्ण और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाता है कि कौन सा काम भविष्य में याद रखना जाना है। आपके मस्तिष्क पुरस्कार का पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्र स्थिर रूप से यह देखता है कि
कि काम की इच्छा से संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करता है। पुरस्कार फीडबैक लूप बंद कर देता है और आदत चक्र का पूरा कर देता है। यदि किसी भी चरण के व्यवहार में आप अपर्याप्त हैं तो आदतें नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाएगा तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर देते हैं तो काम करने के लिए आपकी प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार के मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होती तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उपयोग नहीं, सभी चार चरणों के बिना व्यवहार दोहराना भी नहीं। आदत का चक्र: संकेत नंबर 1, नंबर 2 ललक, नंबर 3 प्रतिसाद, नंबर 4 पुरस्कार। संक्षेप में कहे तो संकेत ललक को बढ़ाते हैं और जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यदि पुरस्कार देता है और हमें ललक के शांत करता है, अंततः इसके संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वैच्छिक आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसे नहीं है कि विचार कदमों की या प्रक्रिया कभी कभी होती है, बल्कि यह न फीडबैक लूप है जो आपको जीवन रहने तक हर पल एवं लगातार चलती है और गतिविधियां पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुपाम लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढते हैं और परिणाम से सीख लेते हैं। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज़ पूर्व के क्षणों में से ही सहमित रहती है। इन चरणों को हम 2 चरणों में विभिन्न करते हैं: समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आती है और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छुक बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या का चरण: नंबर 1 संकेत, नंबर 2 ललक। हल का चरण: नंबर 3 प्रतिसाद, नंबर 4 पुरस्कार। पूरा व्यवहार किसी समस्या का हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होता है कि आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द की आभास की होती है जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरह से हर आदतों के मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करने का ही होता है। उदाहरण की तरह, संकेत: आपके फ़ोन पे कोई नया मैसेज आया। ललक: आप उस मैसेज को जानने की इच्छा रखते हैं। आप हल का चरण: आप फ़ोन उठाकर मैसेज देखते हैं। पुरस्कार: संदेश पढ़ने की आपकी ललक पूरी होती है। फ़ोन को उठाना फ़ोन के बजने से संबंधित होता है। दूसरा उदाहरण, आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं। आप तनाव अनुभव करने लगते हैं और काम संकेत ललक: आप तनाव अनुभव करने लगते हैं और काम के बोझ से थकने लगते हैं और आप खुद नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हल का चरण: आप नाखून कुतरने लगते हैं। तनाव कम करने की पुरस्कार: आप तनाव कम करने के लिए आपकी ललक संतुष्ट होती है। नाखून कुतरने से ईमेल का जवाब से संबंध रखता है। सोचिए कि आप डाक रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आपकी इस आदत के रूप में इतनी बार किया है कि यह आप अब बिना सोचे कर देते हैं। आप 4 चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। कार्रवाई करने का तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी ज़िंदगी चला रही है। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतित नहीं करते हैं कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते फीते पहले क्यों बांधते हैं, आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद भी टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों नहीं पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम का पैटर्न चलना जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग उस बात के प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं, परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों की व्यवहारिक संरचना बदलें ताकि हम अच्छी आदतों को बिना शर्क और बुरी आदतों को ख़त्म कर सकें। मैं इस संचरण का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियमों के रूप में करता हूं और अच्छी आदतों के बनाने और बुरी आदतों को ख़त्म करने के सरल नियम प्रदान करती हूँ। आप हर नियमों को एक लीवर जैसे काम मान सकते हैं जो मानव व्यवहार का प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होता है तो अच्छी आदतें आपको प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में रहते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। पहला नियम, संकेत: अच्छी आदतें कैसे बनाएं? इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, ललक: इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिसाद: इसे आसान बनाएं। चौथा नियम,
पुरस्कार, इसे संतोषप्रद बनाएं। हम इन नियमों के उलटकर यह जान सकते हैं कि खराब आदतों को कैसे ख़त्म करें। पहले नियम का उलट संकेत, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उलट ललक, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट प्रतिसाद, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उलट पुरस्कार, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदारी हो सकता है कि कोई 4 नियमों किसी भी मानव व्यवहार को बदलने में संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसके बहुत आसपास है। आप जल्दी देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के ये 4 नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवा, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन और लगभग हर क्षेत्र में पूरे लागू होते हैं। चाहे आप कैसे भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, इन नियमों को आप प्रयोग कर लाया जा सकता है। हर आदतों के लिए पूरी तरह अलग तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं को आसान सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल, मैं इसे कैसे स्पष्ट बन सकता हूँ? दूसरा, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? तीसरा, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? चौथा, मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि आपने कभी सोचा ही हो कि मैं वह नहीं कर सकता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद कर रहा हूँ, या सर्वोन्नत वृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं क्यों अहम कहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए क्या कभी समय नहीं निकाल पाता। तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और ख़राब को ख़त्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और उन्हें अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन के जो तंत्र है उनके अनुसार आपकी आदतें बनती है। बाद में के अध्याय में हमें इन नियमों के पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिससे अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरे और खराब आदतें लुप्त हो जाए। अध्याय का सार, आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतें का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करना पड़े। किसी भी आदत के फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 सरल नियम जिन्हें हमें अच्छी तरह आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर जा सकता है उनमें यह है: पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं। चौथा, इसे संतोषप्रद बनाएं। आगे की समरी सुनने के लिए दोस्तों हमारा एटॉमिक हैबिट पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको पूरी आगे की समरी मिल जाएगी। और समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।